हेलो एवरीवन, क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो ये मानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति एक नाम मात्र के कार्यपालिक अध्यक्ष है? तो जी हाँ, आप काफ़ी हद तक सही हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास केवल नाम मात्र की शक्तियां हैं और वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करते हैं। किंतु भारत के संविधान के कई सारे ऐसे प्रावधान हैं जहां पर राष्ट्रपति महोदय से उनके विवेक के अनुसार कार्य करने की अपेक्षा की गई है। तो ऐसा ही एक प्रावधान है भारत के संविधान का अनुच्छेद 111। 111 के अंतर्गत संसद के द्वारा पारित विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किस तरह का एक्शन लिया जाएगा, इसके बारे में कुछ प्रावधान किए गए हैं और संविधान के अनुच्छेद 111 के अनुसार ही भारत के राष्ट्रपति महोदय को कुछ वीटो पावर प्राप्त होते हैं। जी हाँ, भारत का संविधान औपचारिक रूप से वीटो पावर के बारे में बात नहीं करता, लेकिन संविधान का अनुच्छेद 111 के अंतर्गत जो प्रावधान है वहां से राष्ट्रपति महोदय के वीटो पावर्स का सृजन होता है। तो आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम राष्ट्रपति महोदय को प्राप्त वीटो पावर्स के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि वीटो का अर्थ क्या होता है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि वीटो कितने प्रकार के होते हैं और साथ ही साथ हम ये देखने की कोशिश भी करेंगे कि भारत के राष्ट्रपति के पास वीटो से संबंधित किस प्रकार की शक्तियां हैं और किन परिस्थितियों में वो अपने विवेक के अनुसार उनका प्रयोग कर सकते हैं और किन परिस्थितियों में वो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार उन वीटो पावर्स का प्रयोग करेंगे। और साथ ही साथ हम कुछ हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस के बारे में भी चर्चा करेंगे जिनके बारे में आज तक कोई विवाद नहीं हुआ है किंतु भविष्य में हो सकता है। तो उन परिस्थितियों के बारे में भी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि उन हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में राष्ट्रपति महोदय को वीटो पावर्स को लेकर क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो व्याख्यान को। वेलकम टू द चैनल फॉर पॉलिटिकल साइंस। आज जिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है वीटो पावर। जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति को जो वीटो शक्ति प्राप्त है वो आज के हमारे इस वीडियो व्याख्यान का चर्चा का केंद्र बिंदु होगा। आप सभी को विदित है कि भारत के राष्ट्रपति के पास वीटो शक्तियां हैं जिसके माध्यम से वो विधायन की प्रक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं या विधायन की प्रक्रिया के ऊपर उनके पास कुछ विकल्प मौजूद हैं। इससे पहले कि हम भारत के राष्ट्रपति के पास मौजूद वीटो शक्तियों के बारे में अधिक जानें, उनके प्रकारों को देखें, किन परिस्थितियों में उनका प्रयोग किया जाता है, क्या वीटो पावर विवेक का अनुसार राष्ट्रपति प्रयोग में ला सकते हैं या इसके प्रयोग के लिए वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद पर निर्भर करते हैं, इन सब चीज़ों में जाने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर वीटो पावर होता क्या है, किसे हम वीटो पावर कहते हैं, उसका अर्थ क्या होता है। वीटो इज़ अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है आई फॉरबिड, यानी कि मैं रोकता हूँ। अगर डिक्शनरी की डेफिनेशंस की बात करें तो पावर और राइट वेस्टेड इन वन ब्रांच और ऑफिशियल ऑफ गवर्नमेंट टू कैंसल, रिफ्यूज़ टू एडमिट और अप्रूव और पोस्टपोन द इनैक्टमेंट ऑफ लेजिस्लेचर, यानी कि किसी विधायन की प्रक्रिया को रोकने, उससे इनकार करने या उसे निलंबित करने की शक्ति को ही हम वीटो पावर कहते हैं। आगे हिंदी में भी ये हमने स्पष्ट किया है कि वीटो जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है मैं अनुमति नहीं देता या देती हूँ। वीटो शब्द किसी प्रस्ताव, किसी फैसले और किसी गतिविधि को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अपने आप में ही यहाँ पर वीटो पावर का अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि यह एक नेगेटिव शक्ति है, एक नकारात्मक शक्ति है जिसके माध्यम से किसी विधायन की प्रक्रिया को रोका जाता है या उसे रद्द किया जाता है या उसे निलंबित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी सुरक्षा परिषद के सदस्यों के संदर्भ में भी आपने वीटो शक्ति का उल्लेख सुना होगा। इसका अर्थ ये होता है कि सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी सदस्य हैं, जब तक वो पाँचों सदस्य आपस में सहमत ना हो किसी भी प्रस्ताव को लागू नहीं किया जा सकता, यानी कि प्रत्येक सदस्य को वीटो पावर प्राप्त है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर। जब तक 5 सदस्य सहमत नहीं होंगे तब तक किसी भी तरह की कार्रवाई करना मुमकिन नहीं है, यानी कि 5 में से अगर एक भी सदस्य वीटो कर देता है उस प्रस्ताव को तो वह लागू नहीं हो सकता और ना ही उस पर किसी तरह की कार्रवाई की जा सकती है। वीटो शक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भी होती है और भारत के राष्ट्रपति के पास भी होती है। तो आगे के वीडियो व्याख्यान में हम जहाँ पर संदर्भ की मांग होगी वहाँ पर हम इन दोनों शक्तियों को, इनकी तुलना भी हम करेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति के कंपेयर में भारत के राष्ट्रपति के वीटो पावर्स
की स्थिति क्या है। वीटो पावर के अर्थ के उपरांत आइए हम इस चीज़ को देखते हैं कि कितने प्रकार के वीटो होते हैं, यानी कि वीटो के कितने प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ वीटो। सबसे पहला है एब्सोल्यूट वीटो, जिसको कि हिंदी में निरपेक्ष या पूर्ण वीटो कहा जाता है। दूसरा प्रकार है सस्पेंशन वीटो, जिसको कि निलंबनकारी वीटो के नाम से जाना जाता है। तीसरे प्रकार का वीटो है पॉकेट वीटो, जिसे जेबी वीटो भी कहा जाता है। और चौथा प्रकार का जो वीटो है वो है क्वालिफाइड वीटो। यहाँ पर आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि क्वालिफाइड वीटो पावर भारत की संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास नहीं है। यह अमेरिका के राष्ट्रपति के पास होता है, जिसकी चर्चा हम आगे के स्लाइड्स में करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आपको स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि भारत का संविधान औपचारिक रूप से वीटो पावर का उल्लेख नहीं करता है। वो भारत के राष्ट्रपति के लिए किसी तरह के वीटो पावर्स स्पष्टतः उसके प्रावधान से संबंधित नहीं है, किंतु संविधान का अनुच्छेद 111, जिसके अंतर्गत संसद के द्वारा पारित विधेयक के संदर्भों में राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प होंगे, क्या वो उन पर एक्शन ले सकता है, उस संदर्भ में कुछ प्रावधान किए गए हैं। और इन्हीं प्रावधानों से भारत के राष्ट्रपति के वीटो पावर का उदय होता है, यानी कि अनुच्छेद 111 के अंतर्गत जो शब्दावली प्रयोग में लाई गई है, उस शब्दावली के माध्यम से ही भारत के राष्ट्रपति के वीटो शक्तियों का सृजन होता है। तो आगे चलने से पहले आइए अनुच्छेद 111 में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उनको एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं। जब कोई विधेयक संसद के सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है, तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति को रोक लेता है। परंतु राष्ट्रपति अनुमति के लिए अपने समक्ष विधेयक प्रस्तुत किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र, यहाँ पर कोई टाइमलाइन मेंशन नहीं है, कुछ चीज़ों को आप अंडरलाइन करिएगा। यथाशीघ्र यानी कि कोई टाइमलाइन मेंशन नहीं है कि कितने समय में उस विधेयक को, यदि वह धन विधेयक नहीं है यानी कि मनी बिल नहीं है, तो सदनों को इस संदेश के साथ लौटा सकेगा कि वे विधेयक पर या उसके किन्हीं विनिर्दिष्ट उपबंधों पर पुनर्विचार करें और विशेषतः किन्हीं ऐसे संशोधनों की पुनर्स्थापना की वांछनीयता पर विचार करें जिनकी उसने अपने संदेश में सिफारिश की है। और जब विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है, तब सदन विधेयक पर तदनुसार पुनर्विचार करेंगे और यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति नहीं रोकेगा। देखिए, शब्दावली थोड़ी सी अस्पष्ट और कठिन प्रतीत होती है, परंतु इसका अर्थ बहुत सीधा है कि राष्ट्रपति महोदय के समक्ष जब संसद द्वारा पारित विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा तो वो यथाशीघ्र, यानी कि इसमें कोई टाइमलाइन मेंशन नहीं है, यदि वो धन विधेयक नहीं है और धन विधेयक की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 110 में दी गई है, तो राष्ट्रपति महोदय उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकते हैं। और यदि संसद पुनः उसे पारित करके राष्ट्रपति महोदय के पास भेजती है, तो राष्ट्रपति महोदय को उस पर स्वीकृति देना अनिवार्य होगा। इस तरह का एक मजमून या एक अर्थ अनुच्छेद 111 से यहाँ पर निकलकर हमारे समक्ष आता है। तो आइए चलिए इस पूरी शब्दावली से जिन जिन वीटो शक्ति का उदय होता है, सृजन होता है, उसके बारे में अब हम एक विस्तार से चर्चा करते हैं, जायजा ले लेते हैं। संसद से पारित होने के पश्चात विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है और अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प होते हैं। जी हाँ, अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति महोदय को इस तरह से संसद द्वारा पारित विधेयकों के संदर्भ में विकल्प सुझाता है, विकल्प उपलब्ध कराता है। अब राष्ट्रपति महोदय किन विकल्पों का प्रयोग किन परिस्थितियों में करेंगे, उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। राष्ट्रपति महोदय के पास सबसे पहला और आसान विकल्प होता है कि वह प्रस्तुत विधेयक पर अनुमति दे दे, क्योंकि उसकी अनुमति के पश्चात, उसके सिग्नेचर के पश्चात ही कोई विधेयक अधिनियम बन सकता है। तो यह बहुत ही सीधा और सरल यहाँ पर राष्ट्रपति का एक्शन होगा कि वह प्रस्तुत विधेयक पर अनुमति देगा। दूसरा ऑप्शन उनके पास होता है कि वह अनुमति को रोक लेता है, यानी कि विथहोल्ड ऑफ परमिशन, वह अनुमति को रोक लेता है।
तीसरा ऑप्शन होगा कि किन्हीं विनिर्दिष्ट उपबंधों पर पुनर्विचार संदेश के साथ लौटा सकेगा, यानी कि राष्ट्रपति महोदय प्रस्तुत विधेयक कि किन्हीं उपबंधों पर या प्रावधानों पर पुनर्विचार के संदेश के साथ ऐसे विधेयक को संसद को वापस लौटा सकते हैं। और चौथा ऑप्शन जो है वो ये होगा कि राष्ट्रपति प्रस्तुत विधेयक के संदर्भ में कोई निर्णय ना ले और उसे अपने पास में अपने टेबल पर पड़ा रहने दें। तो इस तरह से वह विधेयक अनिश्चित काल तक राष्ट्रपति भवन में पड़ा रह सकता है, राष्ट्रपति महोदय के पास लंबित रह सकता है। तो यहाँ पर हमने जैसा पूर्व में कहा कि वीटो एक नेगेटिव शक्ति है, एक नकारात्मक शक्ति है। तो पहला जो ऑप्शन है अनुमति देता है, इससे कोई वीटो पावर जनरेट नहीं होता है। लेकिन जब अनुमति रोक लेता है, यानी कि राष्ट्रपति महोदय किसी विधेयक के ऊपर अनुमति नहीं देते हैं, तो यहाँ पर वीटो पावर जनरेट होता है, जिसको कि एब्सोल्यूट वीटो या निरपेक्ष पूर्ण वीटो कहा जाता है। दूसरा जो ऑप्शन है जिसमें राष्ट्रपति महोदय विधेयक को लौटा देते हैं, तो यहाँ पर सस्पेंशन वीटो यानी कि निलंबनकारी वीटो का सृजन होता है, जिसका तात्पर्य ये हुआ कि राष्ट्रपति महोदय किसी विधेयक को अधिनियम बनने के लिए कुछ समय तक निलंबित रख सकते हैं। उसे वापस जब संसद को लौटाया जाएगा, संसद उस पर पुनर्विचार करेगी और उसके बाद पुनः उसे पारित करके राष्ट्रपति महोदय के पास स्वीकृति हेतु भेजेगी। तो इस समय में इस बीच काफ़ी समय व्यतीत हो जाएगा और जिस पर विधेयक के संदर्भ में पुनः चर्चा होगी, पुनः विचार विमर्श होगा। और यदि किसी प्रावधान पर जनमत उसके विरुद्ध होता है तो निश्चित है कि संसद उसमें संशोधन के लिए बाध्य भी हो सकती है। तो यहाँ पर इस वीटो पावर के माध्यम से किसी विधेयक पर पुनर्विचार की परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती हैं। और यदि राष्ट्रपति कोई निर्णय ना लें किसी विधेयक के संदर्भ में, उसे अनिश्चित काल तक अपने पास लंबित रखें, तो इस तरह से पॉकेट वीटो जनरेट होता है, या इसी को हम पॉकेट वीटो कहते हैं, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर कोई निर्णय ना कर उसे अपनी जेब में रख लेते हैं, यानी कि अपने ऑफिस में लंबित रहने देते हैं। उसको ना तो इनकार करते हैं, ना उस पर अनुमति देते हैं और ना ही उसको पुनर्विचार के लिए संसद को लौटाते हैं। तो ऐसा विधेयक राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति महोदय की इच्छा के अनुसार लंबित रह सकता है। अब चलिए विस्तार पूर्वक एक एक वीटो पावर का हम यहाँ पर अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एब्सोल्यूट वीटो पावर, जिसको कि हमने निरपेक्ष पूर्ण या आंतरिक वीटो भी कहा जाता है। उसका अर्थ को समझ लेते हैं। इसका संबंध राष्ट्रपति की उस शक्ति से है जिसमें वह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है। विथहोल्ड ऑफ एसेंट, देखिए सुरक्षित रखना, इस संदर्भ से आप पॉकेट वीटो के साथ इसको कंफ्यूज ना करिएगा। विथहोल्ड ऑफ एसेंट का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति महोदय ने ऐसे विधेयक के ऊपर अपनी स्वीकृति विधारित कर ली है, यानी कि स्वीकृति देने से इनकार कर दिया है। यहाँ पर रिजेक्ट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, किंतु विथहोल्ड ऑफ एसेंट का अगर ज़मीनी स्तर पर अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ यही होगा कि विधेयक अब समाप्त हो गया है और उसका अधिनियम बनना असंभव है, यानी कि वह विधेयक वहीं पर समाप्त हो जाएगा। उसका विधेयक बनना किसी भी सूरत में अब संभव नहीं है। ये आंतरिक वीटो के अंतर्गत आता है। अब इसे कब जारी किया जाता है, तो इसे प्रायः निम्नलिखित दो परिस्थितियों में जारी किया जाता है या इसका प्रयोग राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। पहली परिस्थिति है जब संसद द्वारा पारित विधेयक एक गैर सरकारी विधेयक अथवा निजी विधेयक हो। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि यदि कोई विधेयक जो कि किसी ऐसे संसद सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो मंत्री नहीं है, और ऐसा विधेयक जब पारित हो जाता है तो उसको निजी विधेयक या गैर सरकारी विधेयक की श्रेणी में रखा जाता है। हालांकि व्यवहारिक रूप से ऐसे व्यक्ति जो कि मिनिस्टर नहीं है, उनके द्वारा प्रस्तुत विधेयक का पारित होना लगभग नामुमकिन सा ही होता है, और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न बहुत कम या ना के बराबर ही होती हैं जब किसी ऐसे व्यक्ति का विधेयक जो मंत्री नहीं है पारित हो जाए। तो अधिकांश जो विधेयक होते हैं, चाहे वो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जाएं, वो मंत्री द्वारा ही किए जाते हैं। तो यदि ऐसा कोई विधेयक जो कि गैर सरकारी हो या निजी विधेयक हो और पारित हो जाता है और राष्ट्रपति महोदय के पास स्वीकृति हेतु पहुंच जाता है, तो निश्चित है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति महोदय को आंतरिक वीटो का प्रयोग करने की सलाह देगी ताकि उस विधेयक को अधिनियम बनने से रोका जा सके। दूसरी
परिस्थिति इस समय उत्पन्न हो सकती है कि जब विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति मिलने से पूर्व ही मंत्रिमंडल के द्वारा त्यागपत्र दे दिया जाए और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को विधेयक पर सहमति न देने के लिए सुझाव दे, तब भी राष्ट्रपति महोदय एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग करते, आंतरिक वीटो का प्रयोग करके उस विधेयक को अधिनियम बनने से रोक देते हैं, उस पर अनुमति को विधारित कर लेते हैं और यह विधेयक इस तरह से अधिनियम नहीं बन पाता है। तो दो परिस्थितियों में आंतरिक या एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया जाता है, एक गैर सरकारी विधेयक के संदर्भ में और दूसरा जब मंत्रिमंडल सत्ता में नहीं रहा हो जिसके द्वारा वो विधेयक पारित करके राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति हेतु भेजा गया था। तो नया मंत्रिमंडल या नया मंत्रिपरिषद उस विधेयक को राष्ट्रपति महोदय को आंतरिक वीटो के माध्यम से समाप्त करने का सुझाव देगी और राष्ट्रपति महोदय वहाँ पर एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग करके उस विधेयक को समाप्त कर देंगे। अब एक सवाल उत्पन्न होता है कि क्या राष्ट्रपति महोदय स्वयं के विवेक के अनुसार एब्सोल्यूट वीटो यानी कि आंतरिक वीटो, निरपेक्ष वीटो का प्रयोग कर सकते हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि यदि राष्ट्रपति महोदय विवेक के अनुसार इस शक्ति का प्रयोग करेंगे तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति नाम मात्र के स्थान पर वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष बनने की संभावना को ग्रहण कर लेंगे। तो भारत का संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता है। तो यह राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति नहीं है और इस वीटो का प्रयोग यानी कि एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही किया जाता है। यह संविधान संशोधन पर लागू नहीं होता है। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से संबंधित विधेयक के ऊपर नहीं किया जा सकता। तो ये राष्ट्रपति महोदय के विवेक अनुसार प्रयोग में नहीं लाई जा सकती। आंतरिक वीटो यानी कि एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही किया जा सकता है। अब भारत के इतिहास में कब कब इस वीटो का प्रयोग किया गया, आइए उसको एक नज़र से हम देख लेते हैं कि एब्सोल्यूट वीटो का कब कब यूज़ किया गया है। तो इन 1954 पेप्सू जो कि पटियाला और ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन से मिलकर बना एक प्रांत था, भारत के राष्ट्रपति शासन के अधीन था। और आपको विदित है कि जब किसी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो वहाँ की राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून निर्माण करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो 1954 में भी यही हुआ था। प्रेसिडेंट रूल पेप्सू यानी कि पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन में लागू था और वहाँ पर पार्लियामेंट ने मनी अप्रोप्रिएशन बिल ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य सूची के एक विषय के ऊपर कानून पारित किया था। और जब ये कानून राष्ट्रपति के पास यानी कि राजेंद्र प्रसाद जी के पास, जो कि उस समय तात्कालिक राष्ट्रपति थे, उनके पास पहुंचा, राष्ट्रपति शासन जो कि पेप्सू राज्य में लागू था वो समाप्त हो चुका था, क्योंकि बिल एक ऐसे विषय से संबंधित था जो कि राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय ने उचित निर्णय करते हुए एब्सोल्यूट वीटो के माध्यम से उस विधेयक को समाप्त कर दिया, यानी कि उस पर अपनी अनुमति विधारित कर ली। तो ये एक पहला उदाहरण था जब एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1954 में पेप्सू राज्य के संदर्भ में निर्मित एक विधेयक को समाप्त करने के लिए किया था। इट्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब दूसरा उदाहरण हमें 1991 में देखने को मिलता है। The Salary Allowance and Pension of Members of Parliament Amendment Bill was passed by the Parliament on the last day before the dissolution of लोकसभा, यानी कि लोकसभा के विघटन से एक दिन पूर्व ही संसद सदस्यों की वेतन भत्ते और उनके पेंशन से संबंधित एक बिल प्रस्तुत किया गया था, यानी कि ये एक मनी बिल था। और इस बिल के लिए राष्ट्रपति महोदय की पूर्व स्वीकृति भी नहीं ली गई थी। आपको विदित होगा कि किसी भी मनी बिल को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है और साथ ही साथ मनी बिल को प्रस्तुत करने यानी कि धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति महोदय की प्री परमिशन यानी कि प्रायर परमिशन की आवश्यकता होती है, पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। तो 1991 में लोकसभा के विघटन से एक दिन पूर्व ही इस तरह का एक विधेयक प्रस्तुत किया गया और उस पर राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी भी नहीं ली गई। सो जब यह बिल पारित होकर प्रेसिडेंट आर वेंकट रमन के पास पहुंचा तो उन्होंने इस बिल को एब्सोल्यूट वीटो के प्रयोग के माध्यम से समाप्त कर दिया।
क्योंकि कारण स्पष्ट था, एक तो धन विधेयक था और बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के वह प्रस्तुत किया गया था, और साथ ही साथ लोकसभा के विघटन से एक दिन पूर्व ये प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ पर मंशा पर भी सवाल उठते हैं। तो इन दो उदाहरणों को आपको याद रखना है। 1954 और 1991 में एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। बात करेंगे अगले वीटो की, जो है कि निलंबनकारी वीटो, जिसको कि सस्पेंशन वीटो भी कहा जाता है। ये काफ़ी आसान है और बहुत ही सीधा है। राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करते हैं जब वह किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटा देता है। तो यानी कि जब संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति हेतु पहुंचता है और राष्ट्रपति महोदय को ऐसा लगता है कि इस विधेयक के ऊपर या इसके किसी प्रावधान के ऊपर संसद को पुनर्विचार की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति महोदय निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करते हुए इस विधेयक को संसद को वापस लौटा देते हैं, ताकि संसद इस पर पुनर्विचार करके अपना निर्णय पुनः घोषित करे। यदि संसद उस विधेयक को पुनः किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन के साथ पारित करके साधारण बहुमत से ये प्रक्रिया की जाती है, राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। तो देखिए, निलंबनकारी वीटो का यदि राष्ट्रपति महोदय प्रयोग करते हैं और यदि संसद ऐसे वापस लौटाए गए विधेयक को पुनः पारित करके, जो कि साधारण बहुमत से किया जाता है, वापस राष्ट्रपति महोदय के पास भेजती है, तो राष्ट्रपति महोदय के पास कोई विकल्प नहीं होता, उन्हें उस विधेयक को स्वीकृति देनी होती है, वो उसके लिए बाध्य होते हैं। यहाँ पर एक अपवाद है जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि राष्ट्रपति के द्वारा धन विधेयक, यानी कि जिसकी परिभाषा आर्टिकल अनुच्छेद 110 में दी गई है, के संबंध में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यानी कि राष्ट्रपति महोदय किसी भी धन विधेयक को निलंबनकारी वीटो के तहत संसद को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते, उन्हें उसके ऊपर स्वीकृति देनी ही होगी। इसके संदर्भ में ये तर्क दिया जाता है क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, अतः उसे वापस लौटाने का कोई आधार नहीं बनता है। इस कारण भारत का संविधान धन विधेयक के संदर्भ में निलंबनकारी वीटो का प्रावधान नहीं करता है। अब क्या निलंबनकारी वीटो भारत के राष्ट्रपति का विवेकाधीन शक्ति है? तो जी हाँ, इसका उत्तर हाँ में आएगा, सकारात्मक में आएगा। यानी कि राष्ट्रपति को किस विधेयक को वापस संसद के पुनर्विचार के लिए लौटाना है, यह राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। यदि उन्हें यह महसूस होता है या प्रतीत होता है कि इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से राष्ट्रपति अपने विवेक अनुसार निर्णय लेंगे कि किस विधेयक को लौटाना है और किस विधेयक के ऊपर अन्य विकल्पों का प्रयोग करना है। तो ये राष्ट्रपति का पूर्णतः डिस्क्रिशनरी पावर है। जी हाँ, निलंबनकारी वीटो के प्रयोग में राष्ट्रपति महोदय को मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने विवेकानुसार निर्णय ले सकते हैं। अगर बात की जाए कि इसका प्रयोग कब किया गया, तो ऑफिशियली फर्स्ट यूज्ड बाय APJ अब्दुल कलाम इन 2006। तब उन्होंने, जब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का एक बिल पारित होकर उनकी स्वीकृति के लिए भेजा गया, तो उन्होंने इस बिल को वापस संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा दिया था। तो ये एक पहला उदाहरण था जबकि सस्पेंशन वीटो का प्रयोग भारतीय संविधान में, भारतीय राज्य व्यवस्था में किया गया। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। 2006 APJ अब्दुल कलाम के द्वारा इसका प्रयोग किया गया। जब संसद ने पुनः इस विधेयक को पारित करके राष्ट्रपति महोदय के पास भेजा, तो उन्होंने इसको स्वीकृत कर दिया क्योंकि उनके पास कोई अन्य विकल्प मौजूद नहीं था। तो यहाँ पर निलंबनकारी वीटो सिंपली हमने स्पष्ट कर दिया है। ध्यान आपको ये रखना है कि धन विधेयक पर निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं किया जा सकता और निलंबनकारी वीटो राष्ट्रपति महोदय का विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत आता है। बात करेंगे पॉकेट वीटो की, जिसको कि हिंदी में हम JB वीटो भी कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि इस मामले में राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक पर ना तो अपनी सहमति देते हैं और ना उसे अस्वीकृत करते हैं और ना ही वापस लौटाते हैं, किंतु एक अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित अपने पास रख लेते हैं। तो उस स्थिति में ये माना जाता है कि राष्ट्रपति के महोदय के द्वारा
पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया है। देखिए चीज़ को आपको यहाँ ध्यान रखना है कि संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत क्योंकि राष्ट्रपति महोदय कितने समय में किसी विधेयक को स्वीकृति देंगे या कितने समय के भीतर उसे संसद के पुनर्विचार के लिए लौटाएंगे, इसकी कोई स्पष्ट समय सीमा अंकित नहीं है। ऐसी स्थिति में इस अनिश्चितता के कारण पॉकेट वीटो उत्पन्न होता है, यानी कि राष्ट्रपति महोदय चाहें तब तक उस विधेयक को अपने पास लंबित रख सकते हैं। तो पॉकेट वीटो का शाब्दिक अर्थ यही होता है कि राष्ट्रपति उस पर कोई निर्णय नहीं लेते बल्कि उसे अपने जेब में यानी कि अपने ऑफिस में लंबित रखते हैं। यहाँ से पॉकेट वीटो का उदय होता है। अब देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना में भारत के राष्ट्रपति के पास जो पॉकेट वीटो है वो बहुत अधिक प्रभावी है, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति के पास केवल 10 दिन होते हैं, रविवार का दिन छोड़कर 10 दिन तक ही अमेरिका के राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास रोक सकते हैं। 10 दिनों के भीतर अमेरिकी राष्ट्रपति को उस विधेयक को या तो इनकार यानी कि वीटो के साथ में कांग्रेस को लौटाना होगा या फिर उस पर सहमति देनी होगी। तो इस संदर्भ में अगर हम दोनों राष्ट्रपतियों की तुलना करें तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति अनिश्चित काल तक किसी विधेयक को अपने यहाँ लंबित रख सकता है, वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति केवल 10 दिन तक, उसमें भी संडे को छोड़कर, किसी भी विधेयक को अपने पास लंबित रख सकता है। इसी में हम क्वालिफाइड वीटो की भी साथ ही साथ बात कर लेते हैं, क्योंकि अमेरिका में मान लीजिए कि राष्ट्रपति महोदय किसी विधेयक को वीटो के साथ वापस कांग्रेस को कर देते हैं और यदि कांग्रेस के दोनों सदन 2/3 बहुमत के साथ उसे पुनः पारित कर देते हैं तो ऐसे विधेयक अधिनियम बन जाएगा, कानून की शक्ल ले लेगा। उसमें राष्ट्रपति के पुनः सिग्नेचर या पुनः स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। तो ये एक क्वालिफाइड वीटो होता है जिसको कि अमेरिकी कांग्रेस ओवरराइड कर सकती है। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति का जो वीटो है उसको वहाँ की कांग्रेस 2/3 मेजॉरिटी के साथ किसी विधेयक को पुनः पारित करके उस अमेरिकी राष्ट्रपति के वीटो को ओवरराइड कर सकती है और बिना उनकी स्वीकृति के, बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के वह विधेयक कानून बन जाएगा। ये एक अंतर जो है हमें भारत और अमेरिका के वीटो शक्तियों के संदर्भ में देखने को मिलता है, जहाँ पर बिना सिग्नेचर के अमेरिका में 2/3 मेजॉरिटी के साथ पुनः पारित करने पर अमेरिका के राष्ट्रपति का वीटो निष्प्रभावी हो जाएगा और ऐसा विधेयक पुनः कानून बन जाएगा। ये एक डिफरेंस है। पॉकेट वीटो जो है भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो राष्ट्रपति का डिस्क्रिशनरी पावर है, यानी कि वो अपने विवेक अनुसार इसका प्रयोग कर सकते हैं कि किस विधेयक को उन्हें अपने यहाँ लंबित रखना है, अपने जेब में रखना है, अपने ऑफिस में पड़े रहने देना है। यह उनका स्वयं का विवेक अधिकार है और इसके लिए वो मंत्रिपरिषद की सलाह के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं। अब इसका प्रयोग कब किया गया, तो इसका काफ़ी प्रसिद्ध उदाहरण है। इन 1986 पोस्ट ऑफिस इंटरसेप्शन ऑफ मेल्स बिल was passed by the parliament, and when it reached to President Gianni Jail Singh Ji, so he thought it is against the fundamental right of citizens of India. He withheld the assent to the bill using pocket veto. Later on, the successive president returned the bill to the successive government, which decided to end the bill. देखिए इसका प्रयोग यानी कि पॉकेट वीटो का प्रयोग का उदाहरण की अगर हम बात करें तो 1986 में पोस्ट ऑफिस बिल के संदर्भ में तात्कालिक भारत के राष्ट्रपति गियानी जैल सिंह जी के द्वारा इसका प्रयोग किया गया। अनऑफिशियली उन्होंने इसके ऊपर पुनर्विचार की अपेक्षा संसद से की थी, लेकिन ऑफिशियली उन्होंने इस बिल के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया और उसको अपने ऑफिस में पड़े रहने दिया, क्योंकि उनका स्वयं का ये मानना था कि यह बिल भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन करता है। ऐसी स्थिति में उन्होंने ना तो इसे स्वीकृति दी, ना इसे अस्वीकृत किया और ना ही इसे पुनर्विचार के लिए संसद को लौटाया और उस बिल को अपने पास रख लिया। उसके पश्चात जो नए राष्ट्रपति आए उनके द्वारा इस बिल को वापस संसद को भेजा गया, लेकिन संसद ने पुनः इस पर अपना कोई निर्णय नहीं दिया, ना ही उसे पारित किया। इस तरह से यह विधेयक वहीं पर समाप्त हो गया। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि एब्सोल्यूट वीटो और पॉकेट वीटो
दोनों में क्या अंतर है? देखिए, एब्सोल्यूट वीटो में विधेयक का पूर्ण अंत हो जाता है, उसके अधिनियम बनने की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती है। लेकिन पॉकेट वीटो के अंतर्गत विधेयक का अंत नहीं होता, वह राष्ट्रपति महोदय के पास अनिश्चित काल तक, जब तक वो चाहें, पड़ा रह सकता है। और यदि नए राष्ट्रपति भवन में आते हैं तो वो चाहें तो उस विधेयक पर स्वीकृति दे सकते हैं या फिर उसे संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। और यदि संसद उसको पुनः पारित करके राष्ट्रपति महोदय के पास भेजती है तो उन्हें उस पर स्वीकृति देनी होगी। तो इस तरह से पॉकेट वीटो के माध्यम से विधेयक को रोका जाता है अनिश्चित काल तक, लेकिन उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। वहीं एब्सोल्यूट वीटो के अंतर्गत विधेयक को समाप्त कर दिया जाता है। ये दोनों में बेसिक अंतर है। आइए अब किन वीटो का प्रयोग किन परिस्थितियों में किन बिलों के संदर्भ में किया जाता है उसको एक टेबल के माध्यम से समझ लेते हैं। सबसे पहला जो आप कॉलम देख पा रहे हैं जिसमें टाइप ऑफ बिल के बारे में लिखा हुआ है। बिल 3 तरीके के हमने यहाँ पर अंकित किए हैं: ऑर्डिनरी बिल, साधारण बिल, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। और तीनों ही वीटो किस किस बिल के ऊपर प्रयोग में लाए जा सकते हैं उसको यहाँ पर हमने अंकित किया है। ऑर्डिनरी बिल के बारे में एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया जा सकता है, सस्पेंशन वीटो का प्रयोग भी किया जा सकता है और पॉकेट वीटो का प्रयोग भी किया जा सकता है। वहीं मनी बिल की अगर बात करें तो मनी बिल पर एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन सस्पेंशन वीटो का प्रयोग नहीं किया जा सकता। और जो तीसरे तरीके का वीटो है पॉकेट वीटो, इसके ऊपर क्या राष्ट्रपति मनी बिल के ऊपर पॉकेट वीटो का यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये विवादास्पद प्रश्न है और इसका कोई निश्चित जवाब अभी तक मुझे नहीं मिला है। यदि आपको इस संदर्भ में कोई ऑथेंटिक जानकारी मिलती है तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से शेयर कर सकते हैं, जिसको कि सभी के लाभ के लिए यहाँ पर हम प्रकाशित करेंगे। तो ये एक कन्फ्यूज़न है कि क्या मनी बिल के ऊपर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया जा सकता है अथवा नहीं किया जा सकता। क्योंकि सस्पेंशन वीटो का प्रयोग नहीं किया जा सकता ये संविधान में स्पष्ट है, किंतु पॉकेट वीटो के संदर्भ में कोई प्रावधान हमें संविधान में देखने को नहीं मिलता। एक तर्क इस संदर्भ में यह दिया था कि मनी बिल यानी कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही प्रस्तुत किया जाता है, अतः पॉकेट वीटो का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर सस्पेंशन वीटो के प्रयोग न करने को उचित ठहराया जा सकता है। लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि राष्ट्रपति महोदय मनी बिल के ऊपर पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि भारत के इतिहास में इस तरह का उदाहरण हमें देखने को नहीं मिलता। बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे किन्हीं वीटो का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका साफ और सीधा जवाब है कि किसी भी तरह के वीटो का प्रयोग संविधान संशोधन के ऊपर नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर कोई संविधान संशोधन संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित करके राष्ट्रपति महोदय के पास स्वीकृति हेतु आता है तो राष्ट्रपति महोदय उस पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य हैं। ऐसा क्यों है कि किसी भी संविधान संशोधन पर कोई भी वीटो लागू नहीं होता, इसको हम अगले स्लाइड में समझ लेते हैं। वाई नो वीटो पावर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो इसका जवाब हमें मिलता है संविधान संशोधन 24वें में। जी हाँ, भारत के संविधान में 24वां संशोधन अधिनियम 1971 इसका जवाब हमें देता है कि क्यों संविधान संशोधन पर कोई भी वीटो लागू नहीं होता। इस संविधान संशोधन से पूर्व किसी भी संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति महोदय के द्वारा वीटो शक्ति का प्रयोग किया जा सकता था, किंतु इस संविधान संशोधन के उपरांत राष्ट्रपति महोदय के ये जो वीटो शक्ति है संविधान संशोधन के संदर्भ में समाप्त कर दी गई है। क्या ऐसे प्रावधान किए गए, आइए उसको देख लेते हैं। इन आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर क्लॉज 3 द फॉलोइंग क्लॉज शैल बी इंसर्टेड, नेमली, यानी कि एक क्लॉज आर्टिकल 13(3) के बाद में जोड़ा गया जो था 13(4). और आपको विदित है कि अनुच्छेद 13 का संबंध मौलिक अधिकारों से है और अनुच्छेद 13(2) इस बात को उल्लेखित करता है कि कोई भी ऐसी विधि संसद के द्वारा नहीं बनाई जा सकती जो इस भाग यानी कि भाग 3 जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती हो या न्यून करती हो, तो राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता। ये 13(2) में अंकित किया गया है। 13(3) में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि विधि के अंतर्गत क्या क्या आएगा। तो यहाँ पर 24वें
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से क्लॉज 4 जोड़ा गया, जिसमें ये लिखा गया कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368, यानी कि अनुच्छेद 368 जो कि संविधान संशोधन से संबंधित प्रक्रिया और शक्ति का वर्णन करता है, उसके अंतर्गत यानी कि संविधान संशोधन के ऊपर अनुच्छेद 13 की कोई भी बात लागू नहीं होगी। यानी कि अनुच्छेद 13 के अधीन जो विधियां हैं, जो विधि की परिभाषा है, वो संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। विधि और संविधान संशोधन में मौलिक अंतर है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए इस प्रावधान को यानी कि क्लॉज 4 को यहाँ पर जोड़ा गया। अब क्योंकि कोई भी सरकार कोई ऐसी विधि नहीं बना सकती जो कि संविधान के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनती या कम करती है, किंतु यहाँ पर इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से ये स्पष्ट कर दिया गया कि विधि जो कि आर्टिकल 13(3) में वर्णित है और आर्टिकल 368 के अधीन किए गए संविधान संशोधन में अंतर है। तो विधि के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं आते हैं, इसीलिए संविधान संशोधनों के माध्यम से मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है या उन्हें समाप्त किया जा सकता है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए 24वां संविधान संशोधन गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट 1967 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय को ओवरराइड करने के लिए ये किया गया था, जिसके बारे में हम चर्चा किसी अन्य वीडियो व्याख्यान में विस्तार से करेंगे। तो यहाँ पर आपको यही समझना है कि 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही राष्ट्रपति महोदय की वीटो शक्ति किसी संविधान संशोधन के संदर्भ में समाप्त कर दी गई थी। साथ ही साथ हमने बात की आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 जोड़ा गया और साथ ही इन आर्टिकल 368 क्लॉज 2 को भी यहाँ पर संशोधित किया गया, उसको रीनंबर्ड करते हुए उसमें जो शब्द थे और वो शब्द थे कि इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट। यहाँ बात हो रही है संविधान संशोधन की। इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज एसेंट एंड अपॉन सच एसेंट बीइंग गिवन टू द बिल। तो संविधान संशोधन यानी कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले ये शब्द थे, जिसको कि संशोधन के माध्यम से अब इन शब्दों के साथ बदल दिया गया कि इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट हु शैल, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, हु शैल गिव हिज असेंट। यानी कि यहाँ पर इन शब्दों से साफ संकेत मिलता है कि राष्ट्रपति महोदय को स्वीकृति देनी होगी। हु शैल गिव हिज असेंट टू द बिल, यानी कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विधेयक राष्ट्रपति महोदय के पास भेजा जाएगा वो उस पर अपनी अनुमति देगा, ये यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर साफ हो जाता है कि राष्ट्रपति महोदय संविधान संशोधन पर किसी भी वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकते, उन्हें हर हाल में अनुमति देनी ही होगी। यह संविधान का 24वां संशोधन अधिनियम सुनिश्चित करता है और इसी बात को आर्टिकल 368 में संशोधित शब्दों के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है। इसको और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्लॉज 2 में भी ये इंसर्ट किया गया कि नथिंग इन आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट मेड अंडर दिस आर्टिकल। यानी कि जैसा हमने पूर्व में कहा कि अनुच्छेद 13 की कोई भी बात, यानी कि अनुच्छेद 13 में जो विधि परिभाषित है वो संविधान संशोधन पर लागू नहीं होती है। और साथ ही साथ ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि आर्टिकल 13 शैल नॉट अप्लाई टू द अमेंडमेंट मेड अंडर दिस आर्टिकल, यानी कि 368 के अधीन किए गए संविधान संशोधन पर अनुच्छेद 13 की कोई भी बात लागू नहीं होगी। ये 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया। और बाद के जो न्यायिक मुकदमे थे वहाँ पर 24वें संविधान संशोधन की संवैधानिकता के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने मोहर लगा दी। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये स्वीकार कर लिया कि संसद संविधान संशोधन जो कि अनुच्छेद 368 के अधीन किए जाते हैं उनके माध्यम से संविधान के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है या उन्हें समाप्त भी कर सकती है, क्योंकि संविधान संशोधन आर्टिकल 13 के अंतर्गत वर्णित विधि के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये बाद में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। हालांकि साथ ही साथ एक बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट भी उन्होंने एस्टैब्लिश किया था, जिसकी चर्चा हम किसी अन्य व्याख्यान में करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, उम्मीद मैं ये ऐसी करता हूँ। तो यहाँ पर इस वीडियो व्याख्यान को हम समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको राष्ट्रपति महोदय के वीटो शक्ति के बारे में लगभग सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। इस संदर्भ में
राष्ट्रपति महोदय को जो राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के संदर्भ में वीटो पावर की शक्तियां हैं, उनके बारे में चर्चा हम अगले वीडियो व्याख्यान में करेंगे। और साथ ही साथ अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 के बीच में जो संबंध है और 24वें संविधान संशोधन और उसके उपरांत जो अन्य संशोधन किए गए हैं, उन्हें न्यायिक दृष्टिकोण से उस संदर्भ में भी हम विचार में लेंगे और इसके बारे में एक अन्य वीडियो व्याख्यानों में हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। तो वीडियो व्याख्यान में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपके कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से प्रश्न रख सकते हैं, जिसका समाधान कमेंट बॉक्स में ही मेरी ओर से करने की कोशिश की जाएगी। तो वीडियो में बने रहने के लिए पुनः आपका एक बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। हैव अ नाइस टाइम अहेड। थैंक यू।